हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आज पुनः आप सभी के समक्ष सिंध सभ्यता का जो टॉपिक है, जो पहला वीडियो हम लोग देखे थे, जिसमें सिंध सभ्यता की सीमा और उद्भव तथा विकास पर हम लोग चर्चा किए थे। अब उसके अगले भाग में हम लोग चर्चा करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, इसके विकास के चरण क्या है। विकास के चरण का मतलब ये होता है कि इसको हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो सिंधु सभ्यता है, एक सैंधव पूर्व, ध्यान देंगे। दूसरा परिपक्व चरण यानी जिसको हम लोग अध्ययन करेंगे, और उत्तर चरण यानी उत्तर सैंधव। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर सैंधव चरण। तो 3 चरण हैं। इस 3 चरणों को इतिहासकारों ने इसका जो पीरियड निर्धारित किया है, संपूर्ण जो सिंध सभ्यता का जो विकास है और उसका जो पतन है, इसको लेकर के उन्होंने माना है कि जो पूर्व सैंधव पूर्व चरण, यानी ध्यान देंगे इसमें जो सैंधव पूर्व चरण है वो ग्रामीण संस्कृति है। यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे ये ग्रामीण संस्कृति है, और अगर ग्रामीण संस्कृति है तो यही ग्रामीण संस्कृति परिपक्व चरण में यानी शहर के रूप में परिवर्तित होगी। यानी जो सैंधव पूर्व चरण है ये ग्रामीण चरण है, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि ये जो काल है 3500 से 2600 बीसी के बीच माना जाता है। यानी जो पूर्व हड़प्पा चरण है, इसका जो पीरियड है 3500 से 2600 बीसी, और यह ग्रामीण संस्कृति है। हमेशा हमको ध्यान रखना होता है कि जो प्री सैंधव साइट्स हैं या प्री सैंधव स्टेज है वो ग्रामीण संस्कृति है। फिर वो कह रहे हैं परिपक्व चरण, जब ये शहर के रूप में परिवर्तित हुआ, यानी यही अध्ययन का हमारे विषय है, यानी ये शहरी चरण। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये शहरी चरण है जिसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये जो शहरी चरण है वो 2600 से 1900 ये लोग रेखांकित करते हैं कि जो परिपक्व चरण है सैंधव सभ्यता का, यानी जो शहरी चरण है वो 2600 से 1900 बीसी माना जाता है। अब उसके बाद फिर अगर उत्तर चरण हम देखें, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये उत्तर चरण भी हम देखें तो ये भी ग्रामीण संस्कृति है। यानी ये सिंध सभ्यता के पतन का काल है, और जब पतन होता है यानी इसका विकास ग्रामों से शहर के रूप में, और फिर शहर का पतन होता है तो ये पुनः ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो जाता है। और जब ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तित हो जाता है तो इस चरण को लोग उत्तर हड़प्पा चरण कहते हैं, और ये 1900 से 1300 बीसी माना जाता है। तो इस तरह हमने देखा कि जो सिंध सभ्यता है उसको उसके 3 चरण वो लोग मानते हैं। जो विद्वान हैं वो 3 चरण मानते हैं: पूर्व हड़प्पा चरण, परिपक्व चरण और उत्तर हड़प्पा चरण। अब जो पूर्व हड़प्पा चरण है ये ग्रामीण संस्कृति है, और इसका पीरियड 3500 से 2600 बीसी मान रहे हैं। परिपक्व चरण ये शहरी चरण है, यानी ये शहर है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसका पीरियड 2600 से 1900 बीसी मान रहे हैं। अब उत्तर हड़प्पा चरण, जिसे हमने बताया कि ये भी पतनशील अवस्था है हड़प्पा का, लेकिन हड़प्पा जैसी विशेषताएं हैं, और ये ग्रामीण चरण है। तो यानी ग्रामीण से शहर और शहर से पुनः जब पतन होता है तो ग्रामीण में परिवर्तित होती है ये सभ्यता, और उसे हम उत्तर हड़प्पा चरण कहते हैं, जो 1900 से 1300 बीसी मानी जाती है। लेकिन देखें कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जो यहाँ से उन्नीट JRF और बड़ी परीक्षाओं में तो इस तरह की क्वेश्चन बनाता है, लेकिन जो आपके वनडे एग्जाम में या सिविल सर्विसेज में PCS, IS, PCS या UDA लोअर और में जो क्वेश्चन बनता है तो उसमें पूछता है कि जो परिपक्व चरण है यानी सैंधव चरण, जिसको हम कहते हैं सैंधव यानी शहरी चरण, इसका पीरियड क्या है, यानी इसका काल क्या है।
तो ये 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी माना जाता है। अगर कंक्लूज करेंगे तो ये देखेंगे 2350 बीसी से 1750 बीसी का जो पीरियड है यही शहरी चरण है, एक्चुअल में ये परिपक्व चरण है। लेकिन इसमें भी एक विद्वान हैं व्हीलर महोदय, इनको भी कभी कभी वो पूछता है कि व्हीलर के अनुसार सिंध सभ्यता का जो काल है वो कितना है। तो जो व्हीलर के अनुसार सिंध सभ्यता का जो काल है वो 2500 से लेकर के 1500 बीसी माना जाता है। इसे आप लोग ध्यान देंगे, ये जो नेट जेआरएफ है और टीजीटीपीटी है वहाँ इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 बीसी माना जाता है। दूसरी चीज, जो ये सिंध सभ्यता है इसका काल हम निर्धारित कैसे करते हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। ये भी अक्सर करके पूछा जाता है, छोटी से लेकर के बड़ी परीक्षाओं में, आईएसपीसीएल, नेट जेआरएफ, टीजीटीपीटी सभी भी। तो इसके लिए हमारा जो आंसर होता है C14 विधि, यानी जो C14 है यानी रेडियो कार्बन विधि के अनुसार जो सिंध सभ्यता का जो पीरियड निर्धारित किया जाता है वह पीरियड है 2500 से 1700 बीसी। ध्यान देंगे, आपसे ये पूछता है कि सिंध सभ्यता के काल का निर्धारण हम कैसे करते हैं। तो कैसे करते हैं, C14 या रेडियो कार्बन विधि। तो रेडियो कार्बन विधि या C14 के अनुसार जो सिंध सभ्यता का काल है वो 2500 से 1700 बीसी माना जाता है। तो ये भी विकल्प में रहता है, तो जब ये विकल्प में होगा तो 2500 से 1700 बीसी तक इसका कालक्रम हम लोग मानकर चलते हैं। तो ये हमने देखा कि ये विकास के चरण हैं और ये चरण 3 हैं, सैंधव पूर्व, परिपक्व चरण और उत्तर सैंधव चरण। फिर इसका हमने पीरियड देखा, फिर हमने इसका देखा कि जो सर्वमान्य काल है वो क्या है 2350 बीसी से 1750 बीसी, और फिर C14 के द्वारा इसका कालक्रम निर्धारित किया जाता है और C14 के अनुसार 2500 से 1700 बीसी तक इसका जो पीरियड है वो निर्धारित किया गया। अब हम लोग देखते हैं कि सिंध सभ्यता को जानने का स्रोत, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे उसका उद्भव और विकास और उसकी सीमाएं और विस्तार, कि सिंध सभ्यता का विस्तार कितना है। अब इस वीडियो में हम लोग इसके कालक्रम का निर्धारण करेंगे, कालक्रम पर चर्चा कर रहे हैं और ये जानेंगे कि सिंध सभ्यता को जानने का स्रोत हमारे पास क्या है। तो जानने का 2 स्रोत होता है। इतिहास, किसी भी काल को जानने के लिए या किसी भी काल के इतिहास के निर्माण के लिए 2 स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। पहला स्रोत होता है पुरातत्व और दूसरा स्रोत होता है साहित्य। तो सिंध सभ्यता में भी ये दोनों स्रोत हमारे लिए इतिहास निर्माण के लिए प्रयोग किए जाएंगे या सिंध सभ्यता के बारे में जानने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। लेकिन यहाँ विसंगति ये है कि जो इसका पीरियड है, जो सिंध सभ्यता है, ये आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। ये अक्सर करके आपसे सवाल पूछता है, पिछला वीडियो में हमने बताया था आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं हम इसको। अगर आदि ऐतिहासिक काल में रखते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ दोनों साक्ष्य तो उपलब्ध हैं, पुरातत्व और साहित्य, लेकिन इस काल के इतिहास को जानने के लिए सिर्फ हम एक ही साक्ष्य का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो साक्ष्य है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है या न्यूनतम उसका उपयोग है। इसीलिए इस जो सिंध सभ्यता का काल है इसको हम लोग आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रख करके इसका अध्ययन करते हैं। तो आपसे सवाल भी पूछता है कि सिंध सभ्यता को किस कालखंड में रखते हैं, तो आदि ऐतिहासिक काल, जैसा कि हमने यहाँ आपको दिखाया। अब कह रहे हैं कि अब पुरातत्व क्या होते हैं। तो पुरातत्व वे भौतिक अवशेष हैं जिसे हम छू सकें, देख सकें, यानी जैसे भवन हो गए, मृदभांड हो गए यानी मिट्टी के बर्तन हो गए, मुहर हो गया, अभिलेख हो गया, मूर्तियां हो गई, सिक्के हो गए, बाद में हम देखेंगे और पूरे अभिलेखों में देखें तो मंदिर हैं, फिर तमाम तरह के जैसे अभी कुर्सी में जिस पे आप बैठकर इस समय पढ़ रहे होंगे, ये सारी चीज़ें क्या हैं, पुरातत्व है। यानी पुरातत्व वह भौतिक अवशेष होता है जिसे तत्कालीन समाज के द्वारा प्रयोग किया जाता है, उसे देखा जा सकता है, उसे छुआ जा सकता है, यानी उसका जो भौतिक सत्यापन है उसको किया जा सकता है।
तो यहाँ पे देखें तो सिंध सभ्यता में हमको भवन मिले हैं, यानी वहाँ ढेर सारे शहर है और वहाँ शहर के अनुरूप भवन बनाए गए हैं, अन्नागार हैं, तमाम चीज़ें वहाँ बंदीगृह है। उस पर चर्चा हम लोग अलग से करेंगे अगली वीडियो। मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन वहाँ से प्राप्त होते हैं, मुहर है वो प्राप्त होते हैं, देसी और विदेशी दोनों प्रकार की मुहरें प्राप्त होती हैं। अभिलेख प्राप्त होता है, जैसे धौलावीरा से एक तख्ती मिली है जिस पे 9 वर्ण अंकित हैं, इस पे भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर मूर्तियां हैं। तीसरी बात, अभिलेख, एक अभिलेख ऐसा है जो विदेशों से प्राप्त हुआ है, जैसे जो सुमेर यानी सारगन कालीन अभिलेख, वहाँ से एक अभिलेख मिला है जिसमें सिंध सभ्यता से संबंधित जानकारी मिलती है। तो हमने देखा कि पुरातत्व वे हैं कि जो भौतिक अवशेष होते हैं किसी समाज द्वारा प्रयोग किए गए तत्कालीन समय में जो वस्तुएं होती हैं, भवन होता है, वो सभी चीज़ें पुरातत्व की श्रेणी में आते हैं। अब साहित्य में आप जानते हैं कि अब साहित्य उपलब्ध है सिंध सभ्यता में। ध्यान देंगे कि इसकी जो सिंध सभ्यता की जो लिपि है चित्रात्मक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि सिंध सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, लेकिन ये जो लिपि है अपठनीय है, हमारे लिए किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। तो अगर हम पढ़ ही नहीं पाए तो यहाँ जो साहित्य है, जो सिंध सभ्यता में जो साहित्य मिला है, जो लिपि मिली है, इस लिपि का जो पहला नमूना है, आपको एक बात पुनः याद करा दें कि जो सिंध सभ्यता की जो लिपि है वो भारत की प्राचीनतम लिपि मानी जाती है। और यह लिपि, इस लिपि का जो प्रथम नमूना है 1853 में कनिंघम महोदय ने प्राप्त किया था, हड़प्पा से। कनिंघम, ये कभी कभी सिविल सर्विसेज के एग्जाम में या बड़ी परीक्षाओं में पूछता है कि प्राचीन लिपि का नमूना कब प्राप्त किया गया। तो कब प्राप्त किया गया? 1853 में, जब कनिंघम महोदय हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण कर रहे थे, तो वहीं से उनको ये लिपि प्राप्त हुआ था, यानी प्राचीन लिपि का नमूना। लेकिन ये लिपि जो सिंध सभ्यता की लिपि है ये चित्रात्मक है। इसे हम बोस्त्रोफेदन लिपि कहते हैं। ध्यान देंगे, बोस्त्रोफेदन लिपि कहते हैं सिंध सभ्यता की लिपि को, क्योंकि ये दाएं से बाएं लिखी जाती है और पुनः बाएं से दाएं लिखी जाती है। यानी हम जो लोग जो लिखते हैं, इस समय जो लिख रहे हैं वो बाएं से दाएं लिख रहे हैं, लेकिन जो सिंध सभ्यता में लिपि लिखी गई थी, जो लिपि है वह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसलिए इसको चित्रात्मक के साथ साथ हम बोस्त्रोफेदन लिपि भी कहते हैं। बोस्त्रोफेदन लिपि, ये हमने देखा। अब देखिए कि ये हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हम इसको पढ़ नहीं पाए हैं। लगातार प्रयास हो रहा है कि सिंध सभ्यता का जो लिपि है उसे अगर हम पढ़ लेते तो जो कल्चरल पक्ष है, जो धर्म है, दर्शन है, जो समाज है, वो और अधिक स्पष्ट हो पाता। वहीं पे देखें कि जो मेसोपोटामिया से जो लिपि प्राप्त हुई है, मेसोपोटामिया, ये भी सवाल कभी एक आध बार पूछा है, मेसोपोटामिया। तो जो मेसोपोटामिया है, यहाँ से जो लिपि मिली है वह लिपि किलाक्षर लिपि है। किलाक्षर लिपि है और ये पढ़ी जा सकी है। ये ध्यान देंगे, ये पढ़ी जा सकी है। तो जो पढ़ी जा चुकी है, यानी जो विदेशी लिपि है, यानी जो मेसोपोटामिया से प्राप्त है, वो किलाक्षर है और ये पढ़ी जा चुकी है। अब देखिए कि अगर ये आपसे पूछता है अक्सर करके कि जो सिंध सभ्यता है उसको एक्चुअल में जानने का हमारे पास स्रोत क्या होता है, तो ओनली वन जो होता है वो पुरातत्व होता है। ठीक है, क्योंकि इसकी लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है और जो विदेशी साक्ष्य मिला है वो न्यूनतम है। उसके आधार पर हम सिंध सभ्यता के समाज और संस्कृति का अध्ययन नहीं कर सकते। अब देखें कि सारगन कालीन अभिलेख एक प्राप्त होता है जो हमें सिंध सभ्यता के बारे में जानकारी देता है। वो सारगन कालीन अभिलेख 2350 बीसी का अक्सर करके पूछा जाता है। जब हम सिंध सभ्यता के व्यापार को पढ़ेंगे, जब सिंध सभ्यता के विदेशी संबंध को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इस अभिलेख का हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता दें कि ये सारगन कालीन अभिलेख जो 2350 बीसी का है, ये इसमें 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं जो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था, यानी मेलुभा,
शब्द आया है, मकन और ढिलमुन, 3 शब्द आए हैं। इन तीनों शब्दों की जो साम्यता है, जैसे मेलुहा जो शब्द आया है, इस मेलुहा की साम्यता इतिहासकारों ने मोहनजोदड़ो से किया है, मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता से किया है। तो अगर मोहनजोदड़ो या सिंधु सभ्यता से किया है तो इसका मतलब है कि ये उसी सेंस में प्रयोग किया गया है। कहा गया है कि सिंधु सभ्यता से आने वाले जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी आते हैं, वो उर नामक बंदरगाह पर रुकते थे और अपने सामानों का क्रय विक्रय करते थे। इस पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे। तो मेलुहा यानी मोहनजोदड़ो से इसकी साम्यता की गई। तो ये छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मेलुहा की साम्यता किससे है, तो सिंधु सभ्यता या मोहनजोदड़ो से। दूसरी चीज, इसमें मकन शब्द आया है, इसका अभिप्राय मकरान तट से है, मकरान तट। अब देखें, इसमें ढिलमुन शब्द आया है, ये बहरीन तट से इसकी साम्यता होती है, बहरीन तट। अब इस तरह हमने देखा कि जो कालक्रम है और सिंधु सभ्यता का जो अध्ययन का स्रोत है, हमारे पास जाने का जो स्रोत है वो इस तरह है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा एक टॉपिक और पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे सिंधु सभ्यता का नामकरण। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे अक्सर करके कि सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ और सिंधु सभ्यता को हम लोग किन किन नामों से पुकारते हैं, तो इसका हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अब देखते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है, इसे कई नामों जानते हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता और कांस्य सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता, प्रथम नगरी सभ्यता। तो तब कई नामों से जानते हैं। अब देखते हैं कि नामकरण हुआ कैसे। तो नामकरण देखिए, अब देखिए कि इसमें जो नामकरण है, इसका नामकरण का जो बेस होता है, वो जो इतिहासकार होते हैं, वो जो सभ्यता जहाँ भी पहली बार उद्घाटित होती है कोई भी सभ्यता, उसी जिस पृष्ठभूमि में वो सभ्यता पहली बार उद्घाटित होती है, उसी पृष्ठभूमि के नाम पर उस सभ्यता का पहला नामकरण किया जाता है। जैसे जो सिंधु सभ्यता है, उसको हम लोग सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? पहला तो यही नाम है इसका, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता, नदी घाटी की सभ्यता, घाटी की सभ्यता। अब सिंधु नदी घाटी की सभ्यता क्यों कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसका जो प्राथमिक उत्खनन हुआ था वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ था। यानी जो शहर आरंभिक जो उत्खनन हुए, आरंभिक जो सिंधु सभ्यता के शहर प्राप्त हुए, वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे हुए। इसलिए माना गया कि जो सिंधु हड़प्पा सभ्यता है, वो सिंधु नदी घाटी में ही उद्भव हुई थी, वहीं विकसित हुई थी और वहीं उसका पतन हुआ था। इसलिए इसको हम सिंधु नदी घाटी की सभ्यता कहते हैं। क्योंकि ये सभ्यता पहली बार सिंधु नदी घाटी में खोजी गई थी, इसलिए इसका नामकरण हमने क्या कर दिया, सिंधु नदी घाटी की सभ्यता। बाद में ये सभ्यता जब व्यापक उत्खनन हुआ तो देखा गया कि सर्वाधिक इस सभ्यता का जो विस्तार है वो सरस्वती नदी के किनारे है। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ हमने देखा कि पहली बार जो ये सभ्यता है खोजी गई थी सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे, इसीलिए इस सभ्यता को माना गया कि इसे सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई, इसलिए सिंधु नदी घाटी की सभ्यता इसको नाम दिया गया। दूसरा हड़प्पा सभ्यता, जो इसका बड़ा फेमस नाम है, यानी हड़प्पा सभ्यता। देखेंगे कि पूछता है आपसे अक्सर करके कि सिंधु नदी घाटी की जो सभ्यता है उसे हम उसका एप्रोप्रिएट नेम क्या है, यानी उपयुक्त नाम क्या है? जो सिंधु नदी घाटी हम देख रहे हैं, इसका उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका जो उपयुक्त नाम होता है वो हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों करें, इसको हड़प्पा ही क्यों नाम दे रहे हैं, यानी हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कारण ये है कि जब भी कोई सभ्यता किसी खास स्पेस में
किसी खास स्थल पर खोजी जाती है, उसी स्थल के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे ये सिंधु सभ्यता पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया था। पहली बार कहाँ खोजा गया था? हड़प्पा नामक स्थान पर। तो अगर पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया तो इसीलिए इसका नामकरण हमने क्या कर दिया है कि इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। हड़प्पा नामक स्थान पर खोजा गया, स्थान पर खोजा गया, तो इसे हमने नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। तो परीक्षाओं में ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो सबसे उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। तो अगर कई नाम दिया हो और उसमें पूछे कि सबसे अप्रोप्रिएट नेम या उपयुक्त नाम सिंधु सभ्यता का क्या है, तो हमें क्या टिक करना होता है? हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम पड़ा? कि जब भी कोई सभ्यता किसी खास स्थान पर उद्घाटित की जाती है या पहली बार जिस स्थान पर खोजी जाती है, उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। तो हमने देखा ये सभ्यता सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई थी, इसलिए ये हड़प्पा नाम इसको दिया गया। दूसरी बात, इसको हम लोग कांस्य सभ्यता के नाम से जानते हैं, कांस्य सभ्यता। अब कांस्य सभ्यता का क्या कॉन्सेप्ट है? इतिहासकारों का मानना है कि जब किसी खास या किसी सभ्यता के द्वारा या किसी खास कालखंड में किसी विशेष धातु का आविष्कार होता है या किसी विशेष धातु को खोजा जाता है और उस धातु का प्रयोग उस समाज के लोग जब करते हैं या उस सभ्यता के लोग करते हैं, तो उस धातु के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता है। यानी किसी कालखंड में जब किसी नई धातु का प्रयोग किया जाता है, तो उस नई धातु के नाम पर उस सभ्यता या उस कालखंड का नामकरण कर दिया जाता है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने प्रथमतः कांसे का प्रयोग किया था, प्रथमतः कांसे का प्रयोग किया था। अब अगर कांसे का प्रयोग किया, इससे पहले लोगों ने कांसे का प्रयोग नहीं किया, इससे पहले लोगों ने तांबे का प्रयोग किया था। जो हम लोग पीछे के जो वीडियो हैं जो हम ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, उसमें हम बताए हैं, आपको जानकारी उसमें दिया गया है कि मानव द्वारा सबसे पहला जो धातु प्रयोग किया गया था, मनुष्य ने जो पहला धातु प्रयोग किया था या खोजा था, वो तांबा था। लेकिन सिंधु सभ्यता के लोगों ने एक नई मिश्र धातु का आविष्कार किया। यानी कांसा क्या है? मिश्र धातु है, और इसे उन्होंने पहली बार प्रयोग किया था, इसलिए सिंधु सभ्यता को हम कांस्य सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। चौथा जो नामकरण है, प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। अब यहाँ पे देखें कि इसको प्रथम नगरीय सभ्यता क्यों कहें? क्योंकि हम जानते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है या जो हड़प्पा सभ्यता है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में पहली नगरीय सभ्यता है। इससे पहले के जो काल है, नवपाषाण काल, वो ग्रामीण संस्कृति है, यानी वो शहरी जीवन, शहरी चरण नहीं है या शहरी सभ्यता नहीं है। यानी सिंधु सभ्यता से पहले गांव थे, और गांव के बाद ये सिंधु सभ्यता ही पहली ऐसी सभ्यता है या पहला ऐसा कालखंड है जिसमें नगरों का निर्माण किया गया। और ये जो नगर हैं वो सिंधु नदी घाटी में विकसित हुए। यानी सिंधु नदी घाटी में पहली बार नगरीय सभ्यता के रूप में हड़प्पा सभ्यता अस्तित्व में आई, इसलिए हम इसे प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। और ये नगरीय सभ्यता 1750 आते इसका पतन हो जाएगा, और फिर भारत में द्वितीय नगरीकरण शुरू होगा, और वह होगा 600 BC के आसपास। यानी पुनः 1000 वर्षों के बाद
आप देखेंगे कि दूसरा नगरीय सभ्यता अस्तित्व में आएगी, वो होगी 600 BC के बाद। और यह जो नगरीय सभ्यता है वो सिंधु नदी घाटी में हुआ है, लेकिन जो द्वितीय नगरीय सभ्यता का उद्भव होगा वो गंगा घाटी में होगा। दोनों में डिफरेंट होगा। ये पहली नगरीय सभ्यता है सिंधु सभ्यता, और फिर दूसरी जो नगरीय सभ्यता उद्भव होगी वो गंगा घाटी में होगी, और इसका उद्भव सिंधु और सरस्वती नदी घाटी में हुआ। ये हमने देखा। फिर हम देखते हैं कि इसका एक और नाम आता है सिंधु और सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। सिंधु और सरस्वती नदी घाटी। यहाँ पे हम देखेंगे कि आरंभिक जो उत्खनन हुए थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे इसके ज्यादा स्थल खोजे गए थे। तो ये लगा कि ये सभ्यता सिंधु नदी घाटी में ही उद्भव हुई थी और वहीं विकसित हुई थी। लेकिन बाद के कालों में जब व्यापक उत्खनन हुआ तो ये देखा गया कि सबसे जो सिंधु सभ्यता के 1401 शहर खोजे गए, उन शहरों में से सर्वाधिक शहर सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे है। तो ये हुआ कि अब इसका नाम बदल दिया जाए, सिंधु नदी घाटी के स्थान पर इसको सरस्वती नदी घाटी नाम दे दिया गया जाए। लेकिन ये हुआ कि नहीं, ये नदी घाटी के नाम चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, क्योंकि सिंधु के किनारे भी इसका विस्तार है, सरस्वती के किनारे भी इसका विस्तार है। तो फिर एक पुणे कॉलेज के प्रोफेसर बीएन मिश्रा ने कहा कि सिंधु और सरस्वती चूंकि दोनों घाटियों में इस सभ्यता का विस्तार है, इसलिए दोनों घाटियों को जोड़ करके इस सभ्यता का नामकरण कर देते हैं सिंधु और सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता। तो ये पहली बार सवाल पूछा गया था, वो सवाल पूछा गया था मध्य प्रदेश पीसीएस में कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो सिंधु और सरस्वती नदी घाटी की सभ्यता के नाम। तो इस तरह हमने देखा कि इसका नामकरण, सिंधु सभ्यता का नामकरण कैसे होगा। अगले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता की खोज और जो उसके महत्वपूर्ण शहर हैं वो कहाँ स्थित हैं उस पर चर्चा करेंगे, और फिर ये चर्चा करेंगे कि जो हड़प्पा है उसकी संरचना कैसी है, वहाँ से मिली हुई वस्तुएं कैसी हैं, मोहनजोदड़ो, एक एक करके शहरों की भी चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बता दें आपको कि जो सिंधु सभ्यता की अधिकांश जो जनसंख्या है, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकांश जो जनसंख्या है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति की है, भूमध्य सागरीय प्रजाति की, सागरीय प्रजाति। तो सिंधु सभ्यता की अधिकांश जनसंख्या कैसी है, वो भूमध्य सागरीय प्रजाति की है। ये रहा हम लोगों के आज के वीडियो में, ढेर सारी जानकारी आपको मिली और यहाँ से आपके निश्चित रूप से सवाल पूछे जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।